बेइंतहा एक क्लाइंट्स का शोर मैसेजेस ये कोई चेंजिंग हो गई है। हमें किसी ओमानी लोकल को ऐड करना पड़ेगा कंपनी में 1 साल के लिए। जस्ट 2 साल गुजार देता है वो यहाँ पे रेजिडेंसी लेके रहने के लिए, या मार्केट रिसर्च में, या स्टडी में, या उसका पर्पस था उसने सिर्फ फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करनी है। यार ये लोग तो इतने हम्बल हैं, इनकी नेचर। जितने भी लोग जो है वो आ रहे हैं, सबसे पहले वो यही कहते हैं कि यार हम लोग यूएई गए, हम लोग सऊदी गए, हम लोगों ने अदर जीसीसी स्टेट सारी देखी। जितनी हम्बलनेस और पोलाइटनेस यहाँ के अरब कल्चर में है। साथ में ये बता सकते हैं कि ओमानी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी कितनी है गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसाइडेड है। जो यूएसए नेशनल एंड जीसीसी नेशनल, इनके बिजनेस कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, इनके रूल्स इक्विवेलेंट हैं दोनों के अदर नेशनल्स, अदर एक्सपर्ट्स। इसमें क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम विज, वेलकम टू अनदर वेरी मच इंफॉर्मेटिव व्लॉग। वेलकम फराज भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मोस्ट अवेटेड वीडियो फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज वो है ना, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पढ़ ली है, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने ज़्यादा पढ़ा, किसी ने पढ़कर समझा नहीं। फराज भाई, बेइंतहा एक क्लाइंट्स का शोर मैसेजेस ये कोई चेंजिंग हो गई है। हमें किसी ओमानी लोकल को ऐड करना पड़ेगा कंपनी में 1 साल के लिए। किसी ने आधा पढ़ा तो ज़्यादा बता दिया, किसी ने ज़्यादा पढ़ के नहीं समझा तो भी एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली आपके पास मैं ज्ञान लेने आया हूँ। हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये जो रिसेंटली चेंजिंग्स की गई हैं कंपनी फॉर्मेशन के अंदर, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये रूल्स में क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। अच्छा, एक तो थैंक यू। वेलकम। जब आपका दिल करता है आप खुद आ जाते हो या आप बुला लेते हो। थैंक यू। ठीक है, आज आपने बुला लिया। वीकेंड है, बिल्कुल है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी न्यूज़। मेरा खुद भी था कि इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो अपना लोग हैं वो जिसके पास जितना नॉलेज है वो सिर्फ उतने को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो डाउट्स आ रहे हैं डिफरेंट न्यूज़ के थ्रू। जिसको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वैसा उसको इंटरप्रेट करेगा। परेशान है, बिल्कुल ऐसे। पहली चीज़ तो ये कि ये एक अनाउंसमेंट हुई है, वो ये है कि लास्ट ईयर से ओमान गवर्नमेंट ने अलाउ किया इन्वेस्टर्स को, अदर नेशनैलिटीज़ के अदर देन ओमानीज, कि कोई भी आदमी ओमान के अंदर 100% ओनरशिप पे अपनी कंपनी खोल सकता है। बिल्कुल। और उसकी जो फीसिस उन्होंने रखी थी वो सेम वही फीस रखी कंपनी ओपन करने के लिए जो कि ओमानियों के लिए फीस थी। पूरा स्टैंडर्डाइज उन्होंने कर दिया, इक्वलाइज ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, कर दिया। अब करने के बाद डेफिनेटली इन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को भी तो प्रेफरेंस जो है वो देनी है। डेफिनेटली मोर और लेस ये जो रूल है ये हमें नया लग रहा है जिस तरीके से न्यूज़ आई है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो एक ओमानाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप देखें, या पूरे गल्फ के अंदर यूएई है, यूएई में अमीराताइजेशन है, कतर में कतराइजेशन है, सऊदी में सऊदीजेशन है। अब वो ये चीजें क्या है, ये एक रूल है कि हम अपनी जो हमारी सिटीजन हैं, ओमान के जो सिटीजन हैं वो लेफ्ट अलोन फील ना करें। उनके लिए लोकल जो हैं उनके लिए जॉब क्रिएशन मार्केट में होनी चाहिए, नहीं तो सारे का सारा काम एक्सपर्ट आके करते रहेंगे तो जो इनके अपने लोग हैं वो क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये रूल जो अभी है उसको मैं बता देता हूँ। रूल ये है, कोई भी इन्वेस्टर जो कि अपनी कंपनी ओपन करता है, अगेन कंपनी ओपन करता है, कंपनी ओपन करने के बाद ओमान आता है, ओमान आने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिस दिन वो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, नॉट के कंपनी ओपन करेगा। कंपनी आज ओपन की, ओमान आया 3 महीने के बाद, 2 साल का वीजा है, 2 साल तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करता। कोई जस्ट 2 साल गुजार देता है वो यहाँ पे रेजिडेंसी लेके रहने के लिए, या मार्केट रिसर्च में, या स्टडी में, या उसका पर्पस था उसने सिर्फ फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करनी है, उसने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, बट अपना कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, फिजिकल बिजनेस नहीं उसने ऑपरेशन स्टार्ट करना, तो उसके लिए तो इशू कोई नहीं है। तो रूल ये कहता है कि जिस दिन आपके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, उस दिन से लेके अगले 1 साल के तक आपको 1 साल के बाद, नॉट तक, 1 साल के बाद आपको मिनिमम 1 ओमानी अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय रजिस्टर करना है। जब ओमानी को हम एज अ एम्प्लॉय रजिस्टर करते हैं तो उसकी सोशल इंश्योरेंस होती है।
ओके जो कि मोस्टली 17% ऑफ द सैलरी होती है। ओके वो पर मंथ अपना पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस जो होती है, पासी उसको कहा जाता है, वहां पे आपने पर मंथ उसकी सोशल इंश्योरेंस जमा करवानी होती है, प्लस जो उसकी सैलरी होगी वो उसको देनी होती है। अब उमानी को एम्प्लॉय रखने का मतलब है उमानी इज एज गुड एज अदर नेशनैलिटी एम्प्लॉइज। अब डेफिनेटली मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस पे मेरे पास 7 से 8 उमानी काम कर रहे हैं, पीआरओ सर्विसेज के लिए उमानी रहता है, दूसरे बिजनेस में जहां जहां पे जरूरत है, ड्राइवर है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है वो उमानी है। तो एम्प्लॉय उमानी को रखने का आपको बेनिफिट होता है। ओके अब बेनिफिट क्या होता है उमानी को रखने का? एक उमानी एम्प्लॉय को आपने वीजा नहीं देना, ओके या आपकी वो वीजा कॉस्ट बच गई अच्छा, आपने उमानी को मेडिकल नहीं देना, नहीं देना, मेडिकल फैसिलिटी उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, आप बाउंड नहीं है उसको मेडिकल देंगे। एक्सपैट एम्प्लॉय आपका होगा तो आपको उसको मेडिकल सर्विस भी देनी होगी। अच्छा, एक्सपैट एम्प्लॉय आपका होगा, अगर उसकी फैमिली ओमान में अगर आती है तो आपको उसको फैमिली के वीजाज भी देने होंगे, डेफिनेटली ओमानी को आपने वो भी नहीं देने। आपका एक्सपैट एम्प्लॉय है तो आपको हर साल उसको रिटर्न टिकट देना होगा उसकी एनुअल लीव के साथ, वो भी बिजनेस ओनर आपको बिजनेस ओनर देता है, बिल्कुल आपको वो टिकट भी नहीं देनी। नहीं देना अच्छा, उसके बाद अपना ग्रेजुटी होती है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं। होते हैं। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट क्या होती है, ग्रेजुटी क्या होती है कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है हर साल की एक नेट सैलरी, आपके पास एक बंदा काम कर रहा है उसने 10 साल काम किया है, आज की सैलरी नहीं काउंट होगी, आज से 10 साल बाद जो लास्ट मंथ की उसकी सैलरी होगी उस सैलरी को मल्टीप्लाई बाय फॉर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 15 डेज पर ईयर की सैलरी होती है। आफ्टर 3 इयर्स वो 1 मंथ इनटू पर ईयर की आपकी सैलरी होती है। तो वो कैलकुलेट किस बेसिस पे होगी? लेटेस्ट सैलरी की बेसिस पे कैलकुलेट। आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और ग्रेजुटी भी इसको देनी है। जब आप एम्प्लॉय को कैंसिल करेंगे आपको उसके होम कंट्री तक वापसी की टिकट भी आपके जिम्मे है। ये हर बिजनेस पे लागू ये हर छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस उस सब पे ये चीजें लागू होती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के रूल्स हैं। ओके ये रूल सुनने के बाद उन लोगों को तो परेशान होना चाहिए जो कि ओमान को सिर्फ एज अ सेकंड होम कंसीडर कर रहे थे। वो मतलब ये कंसीडर कर रहे थे कि यार मेरा यूएस में पाकिस्तान में बिजनेस है वो वहां पे चलता रहेगा, मैं फैमिली, ओमान इज द सेफेस्ट कंट्री, मैं फैमिली को यहाँ पे रखूं, यहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह कुछ ना करूं, बाहर से मेरे पैसे आ रहे हैं, वो फैमिली यहाँ पे स्पेंड करें और टाइम स्पेंड करें, पैसे यहाँ पे स्पेंड करें और आराम से रहते जाएं। वो लोग तो जरा थोड़ा सा उनके लिए परेशानी होगी कि यार फैमिली ने यहाँ पे रहना है तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उनको बेनिफिट्स होंगे। ओमानियों को अपने पास एम्प्लॉय रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी कंपनी में आप 2 या 2 से ज्यादा ओमानी एम्प्लॉयज अगर आप रख लेते हो बिजनेस में आपने उनको एम्प्लॉय रखना है। हाँ, अगेन बिजनेस में रखने के ये मतलब नहीं कि बिजनेस में उनके नाम पे कंपनी होगी, नहीं, दे विल बी एम्प्लॉयज ओनली जैसे कि बाकी एम्प्लॉयज हैं आपके। तो अगर 2 एम्प्लॉयज आपने रख लिए हैं तो आप टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है आपका। मुकम्मल एग्जम्प्ट का मतलब मुकम्मल ही होता है। ओके, तो टैक्स आपका जो है वो एग्जम्प्ट हो गया कि आपने रखे हुए। अच्छा, अब ये वाला जो रूल है ना, ये ओमानी को रखने वाला है, ये पुराना रूल है। पुराना रूल कैसे है? वर्डिंग नई के साथ आ गया है। पुराना रूल कैसे है कि पहले से शुरू से चल रहा है और वो जो रूल है वो फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज पे भी लागू होता था, वो ओमानी ओनर कंपनी पे भी लागू होता था। वो क्या, आपने एक बिजनेस शुरू किया, बेशक वो ओमानी ने शुरू किया या एक्सपैट ओमानी ने मिलकर शुरू किया बिजनेस, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको वीजा चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से। बिल्कुल चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने वीजास को कैटेगराइज किया हुआ है। ये अनस्किल्ड वर्कफोर्स के वीजास हैं, ये स्किल्ड वर्कफोर्स के वीजास हैं, ये मैनेजरियल वीजास हैं, ये टेक्निकल वीजा है और ये एग्जीक्यूटिव के वीजास हैं। अच्छा, ये जितनी कैटेगरीज है ना, हर कैटेगरी पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओमानाइजेशन पहले से थी। बिल्कुल थी। मिसाल के तौर पे अनस्किल्ड वर्कफोर्स है तो उस पे परसेंटेज जो थी, एक छोटी कंपनी है तो 20% थी कि अगर आपने 10 बंदे अपने पास रखे हुए हैं तो उनमें से 2 आपके पास ओमानी होने चाहिए। अगर आप जाते हैं ऊपर वाली कैटेगरी में, मैनेजरियल कैटेगरी में, तो वहां पे ओमानाइजेशन की जो परसेंटेज है वो 40% होती है कि आपने 6 बंदे मैनेजरियल पोजीशन पे रखे हुए हैं तो 4 आपको साथ में ओमानी आप रखेंगे और 6 दूसरे रखेंगे तो आपका होगा। तो ये
वो वही उमानाइजेशन का जो स्ट्रक्चर पहले से चल रहा है, ये वही स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है ये इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। ओके ठीक हो गया। ओके अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो मैंने आपको गिनवा दिए, ठीक है। अब कोई भी आदमी यहाँ पे जो आज कंपनी फॉर्मेशन के लिए आ रहा है, पहली चीज तो ये कि आज कंपनी फॉर्मेशन की बिजनेस शुरू करते करते 3 से 4 महीने मजीद लग जाएंगे, जो कि टाइम लगता है। 4 महीने बाद आपका ऑपरेशनल हो गया बिजनेस। जिस दिन बिजनेस ऑपरेशनल हुआ है उस दिन से 1 साल तक तो वैसे ही आपके पास टाइम है, आपको मानी नहीं रखना। 1 साल में आप जाहिर है आप बिजनेस ग्रो भी करोगे। अगर तो आपको बिजनेस में लॉस हो गया और आपने प्लान कर लिया कि यार नहीं मुझे ये जो है कंटिन्यू नहीं करना, फिर तो बैग पैक हो गया। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो, किस सूरत में कंटिन्यू करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी की सूरत में करोगे। जब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने इंप्लॉइज रखने हैं, तो व्हाई नॉट उमानी इंप्लॉय? ऐसा नहीं है कि उमानी इंप्लॉइज काम नहीं करते। मैंने कुछ आज एक क्लाइंट है, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स जो है ना वो शेयर किए, वो मैं चाह रहा था कि मैं मेंशन करूं। उन्होंने कहा जी उमानी काम नहीं करते, और लोगों की सिर्फ बातें, कोई जो है पेज था उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए हुए थे। तो मैं वो पढ़ के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार मुझे 18 साल हो गए यहाँ पे, मेरा बड़ा क्लोज जो है वो रहा है मिलना जुलना उमानियों के साथ। प्लस जिन जगहों पे मैंने काम किया या जब से अपना बिजनेस किया, मेरे पास तो खुद के पास कितने उमानी एम्प्लॉयज हैं। उमानी एम्प्लॉयज भी उतनी ही डेडिकेशन से काम करते हैं जितनी डेडिकेशन से एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय करता है। बल्कि कई जगहों पे जाके एक्सपर्ट्स की लिमिटेशंस होती हैं, उमानियों की लिमिटेशंस नहीं होती। वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपको फेवर करते हैं। हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से उनकी 15-16 गाड़ियां जो हैं वो ऑलरेडी ट्रांजिट में भी हैं, बाई कर ली हुई हैं, इन ट्रांजिट है, कुछ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं, सारी हैं। उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो भी बड़े परेशान हो गए कि यार अभी तो मेरा बिजनेस ऑपरेशनल हुआ है, तो इसका मतलब साल के बाद मुझे उमानी रखना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे आप अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर समझाएंगे क्या है? कहते यार बिजनेस का स्ट्रक्चर ये था कि मेरी गाड़ियां जो है ना वो मैं मंगवाऊं यूएई, या यूएई की ओमान मंगवा लूं मैं गाड़ी। ओमान मंगवाने के बाद वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होगा, कस्टम क्लियरिंग एजेंट मुझे गाड़ी क्लियर करके ना मेरे वेयर हाउस पे दे देगा, मेरे गैरेज में, वर्कशॉप में दे देगा, डेंटिंग पेंटिंग में दे देगा। मैं सोच रहा था कि मैं यूएई का अपना वीजा भी करवा लूं या यूएई में भी कंपनी ओपन कर दूं। मैंने कहा अच्छा यूएई में क्यों कंपनी ओपन करनी है? कहते यूएई में कंपनी इसलिए ओपन करनी है कि मुझे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ा करेगा स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए। जितनी भी एक्सटेंड गाड़ियां यहाँ पे आती हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स की एक तो अवेलेबिलिटी और एक प्राइसिंग। यूएई यहाँ से 90 किलोमीटर पे, इट्स वेरी चीप। हर दफा 27 ओमानी रियाल का यूएई का वीजा लेना महीने का सिंगल एंट्री वर्थ नहीं करता। तो मैं कोई 20,000 दिरहम के करीब एक्सपेंस आना है वो करके तो यूएई का वीजा ले लूं, ताकि मैं फ्रीक्वेंट आना जाना हर 2 दिन बाद भी जाना है तो वहां की भी रेजिडेंसी होगी, यहाँ की भी होगी, मैं वहां से पार्ट्स लेके आ जाया करूंगा। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद आपके पास तो ये तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा। कहते हाँ, तो अब तो ऑप्शन यही है। कहते यहाँ दूसरी ऑप्शन है मेरे पास, मैं किसी उमानी से कॉन्ट्रैक्ट करूं, जब भी मेरे पास हर 2 दिन बाद पार्ट्स हो, मैं उसको कोई 50-60 रियाल दूं, वो जाए वहां से जाके मेरे लिए माल खरीद के ले आए जो मेरी डिमांड लिस्ट हो। मैंने कहा ये भी ऑप्शन बेहतर है। कहते लेकिन इसके साथ ये तीसरा एक्सपेंस भी आ गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने कहा आप एक उमानी क्यों नहीं हायर करते? आप एक उमानी को रखें अपने पास जॉब पे, जो कि आपके यहाँ पे कस्टमर्स को भी देखेगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स उमानी होंगे कस्टमर सर्विस के तौर पे। दूसरा, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको जिस वक्त पार्ट चाहिए, एवरी डे भी चाहिए, वो जाएगा बाय रोड जाएगा 1 घंटे में वहां पे, उसको बॉर्डर पे टाइम भी नहीं लगेगा, उसको वहां का वीजा भी नहीं चाहिए, वो जाएगा वहां से आपके लिए पार्ट्स प्रोक्योर करके वो ले आएगा। आपने बजाय के एवरी ऑल्टरनेट डे किसी को 50 रियाल देते या खुद इतना वीजे पे एक्सपेंस करें, एक साल की कैलकुलेशन कर लें, आपके पास एक एम्प्लॉय भी आ गया, आपका काम भी हो गया। कहते यार फराज भाई मेरे लिए तो ये काम ही बड़ा आसान हो गया। ठीक हो गया। सिर्फ सोचने की बात है, खाली न्यूज को पकड़ के कि जी उमानी रखना है। कोई ये कह रहा है कि जी 1 साल के लिए उमानी रखना है, जैसे ही कंपनी बनवाएंगे उसी टाइम पे उमानी रखना है। कि यार उमानी रखना है, हमने कोई खुदा ना खास्ता कोई जो है वो बॉम्ब नहीं आ गया कि आपका सारा कुछ जो है वो फट जाएगा। इज एम्प्लॉई जैसे बाकी एम्प्लॉय होते हैं और दे विल वर्क लाइक अदर। यार ये लोग तो इतने
हम्बल हैं, डेफिनेटली। इनकी नेचर, जितने भी लोग जो है वो आ रहे हैं, सबसे पहले वो यही कहते हैं कि यार हम लोग यूएई गए, हम लोग सऊदी गए, हम लोगों ने अदर जीसीसी स्टेट सारी देखी, जितनी हम्बलनेस और पोलाइटनेस यहाँ के अरब कल्चर में है उतनी वहाँ के कल्चर में और वहाँ के लोगों में उतनी नहीं हमारे है। गल्फ वाले जितने क्लाइंट्स हैं उनमें से किसी भी एक क्लाइंट ने इस चीज़ को निगेट नहीं किया कि ओमान के जो लोकल्स हैं अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जीसीसी गल्फ के लोकल से बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं बिल्कुल भी। और इनके गवर्नमेंट सेक्टर में सारे ओमानीज काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कंपनीज में सब जगह जो है वो काम कर रहे हैं। और ये जो स्पेशली ये वाली जो जनरेशन है ना, ये Yes. तो They are very वेरी much हार्ड वर्किंग, very much, वेरी very much। नॉलेज इन लोगों के पास बड़ा अच्छा है, फॉरेन क्वालिफाइड सारे के सारे Totally लोग foreign आ रहे हैं और qualified सारा होकर आ कुछ रहे है। और आपको किसी भी सूरत में जो है अगर ओमानी एम्प्लॉय चाहिए तो उसमें इशू नहीं है। राज भाई ये बता सकते हैं कि ओमानी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी कितनी है गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसाइडेड है? यार ओमानी एम्प्लॉय की जो मिनिमम सैलरी है वो है 325 रियाल। ओके। 325 रियाल आपने उसको सैलरी पे करनी है। यस। 17%, 17% जो है वो उसकी ग्रेजुटी होती है, जिसमें से मतलब 11% जो है वो एम्प्लॉयर ने पे करनी होती है और बाकी जो है वो ओमानी की सैलरी में से काटनी होती है। ऑलमोस्ट हम रफली इसको 40-50 रियाल, हाँ तकरीबन 360-70 70 ओमानी रियाल से ओमानी रियाल पे ओमानी आपको कॉस्ट करता है पर मंथ। लेकिन आप उसी जगह पे आप कोई एक्सपर्ट लेके आते हो तो एक्सपर्ट की सैलरी कितनी होगी? उसकी सैलरी होगी 200-250 प्लस माइनस। अच्छा 250 या 200 उसकी सैलरी होगी। आपको उसको अकोमोडेशन भी देनी है, रेजिडेंस देनी है, आपको उसको खाने खाना के पैसे देना भी है, देने हैं, खाना आपको पैसे उसको देना है। मेडिकल भी देना है, सब। आपको उसको वीजे के पैसे भी भरने बिल्कुल हैं, ऐसे 2 साल का आपको टिकट देना टिकट है। भी देना है उसको, ये सारा कुछ देना है। जब आप एक एम्प्लॉय की 24 मंथ्स पे लेके कैलकुलेट करते हो ना तो वो मोर और लेस उतनी ही सैलरी बन जाती है जितनी ओमानी की होती है। बिल्कुल आप 100% ठीक बात कर रहे हैं। हम अपनी सर्विसेज में ओमानी लोकल्स अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। हम तो ये काम पहले से कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस। लोग बहुत हमारे घबराए हैं। हमारे हम तो ये काम आज से नहीं कर रहे, हम तो ये काम पिछले 7 साल से कर रहे हैं कि 100%। आपको ओमान के अंदर अगर आपको स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जैसे आपके खुद का बिजनेस है कार वॉश का, यस। कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ब्लॉक कैटेगरी में है तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको हमारी कंपनी की गारंटी पे लोकल स्पॉन्सर प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल आपके प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स करवा के देंगे और इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आपके राइट्स और उस ओमानी के राइट्स दोनों के राइट्स का तहफ्फुज किया जाए और दोनों के राइट्स को मेक श्योर किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होगा, ठीक हो गया। नंबर 2, अगर आपने यहाँ पे कंपनी बना ली है, आपको ओमानी एम्प्लॉय जो है उसको रजिस्टर करना है। अच्छा वो हमारी बात बीच में रह गई यस। कि ओमानी एम्प्लॉय, एक तो आज आप ओमान में आए हैं, आने के बाद 4 महीने के बाद आपने कंपनी बनाई, यस। 4 महीने कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 4 महीने के बाद, उसके बाद आपको 1 साल मिलना है। तो आज से अगले 1.5 साल तक तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आपको अपने बिजनेस की समझ भी आ जाएगी कि यार मेरा बिजनेस कितने डायरेक्शन खड़ा है, किस किस डायरेक्शन पे खड़ा है, क्या मैं अफोर्ड भी करता हूँ या मैं अफोर्ड नहीं करता। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी मुझे नहीं समझ में आती जो कि आएगा और कहेगा यार मैं तो एक ही आदमी हूँ, मैंने तो अकेले ने सिर्फ एक ही आदमी ने काम करना है, क्योंकि वो बिजनेस उसको तो नहीं कह सकते, नहीं डेफिनेटली सही है। उसको तो कोई एक पार्ट टाइम या कुछ ऐसी चीज कह सकते हो कि घर से बैठ के आप काम कर रहे हो, बट एक आदमी बिजनेस रन नहीं कर सकता। आपको वर्कफोर्स तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें तो अच्छा खासा टाइम है। दूसरा, अगर आज रूल आया है 1.5 साल आगे क्या होता है, हो सकता है 6 महीने बाद कोई दूसरा रूल आ जाए और कोई एडिशनल में आ जाए या कोई एडिशनल में आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो आज से परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। वो तो जो 1.5 साल बाद चीज होगी वो 1.5 साल बाद उस टाइम पे देखी जाएगी। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आते हो, अगर आपका 2 साल का वीजा है तो 2 साल तक तो किसी ने आपको नहीं पूछना, बिल्कुल ठीक है। 2 साल के बाद जब वीजा रिन्यूअल्स पे जाओगे उस टाइम पे पूछा जाएगा या देखेंगे कि यार क्या चीज है। वो बहुत लंबी बात है। यहाँ पे रूल्स हर 3 महीने में चेंज हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। अमेंडमेंट्स होती रहती तो हैं। ये तो पता ही नहीं है ना कि ये 1.5 साल तक रूल जो है वो किस हद तक कहाँ पे जाएगा, उस टाइम पे क्या रूल होगा। जो भी होगा डेफिनेटली मेरा तो मानना और सोचना ये होता है कि जिस आप कंट्री में हो
we have to respect that country's rules and cultures. डेफिनेटली हम अगर वहाँ उस के मुल्क custom, में वहाँ रह के रहे हैं, norms, वहाँ के बिल्कुल। नॉर्म्स, वहाँ के रूल्स, वहाँ की रेगुलेशंस को हमें रिस्पेक्ट करना है। हम अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो उतना अच्छा हम उस जगह पे सेटल जो है वो हो सकते हैं। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओमान में एक चीज़ शेयर की किसी ने मेरे साथ, पहले भी कई दफ़ा मेरी नज़र से गुजरी, कि फ्रांस भी जो यूएसए नेशनल एंड जीसीसी नेशनल, इनके बिजनेस कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, इनके रूल्स इक्विवेलेंट हैं दोनों के, अदर देन द अदर नेशनल्स, अदर एक्सपर्ट्स। इसमें क्या फ़र्क है? ये जो आपकी बात है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज से कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तक ये लिखा हुआ भी नहीं अच्छा है। वो वेबसाइट अपडेट नहीं होगी या Okay. उस तरीके से जो है ना वो आया होगा। अब था क्या कि ओमान और यूएस की ट्रीटी है, जैसे हमने पहले भी एक आध 2 वीडियो में बताया कि अगर आप यूएस से कोई भी चीज इंपोर्ट करते तो हैं उस पे ड्यूटी, या यूएस कोई भी चीज यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं, तो इन दोनों कंट्रीज की आपस में ट्रीटी है कि आपको ना इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है ना एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। आज से 1 साल पहले से ज्यादा अप्रैल 2023 से पहले कोई भी एक्सपैट 100% ओन्ड कंपनी ओपन नहीं कर सकता था। ओके जो मैक्सिमम ग्रेड 1 या एक्सीलेंट ग्रेड जो कंपनी होती थी उसमें 30% मिनिमम ओमानी को शेयर देना पड़ता था, ओके 70% एक्सपैट को देना पड़ता था। ओके उस वक्त ये रूल था कि अगर कोई यूएस नेशनल होगा तो वो जस्ट लाइक ओमानी 100% कंपनी ओपन करेगा। अच्छा वो जो एलएलसी थी ना पिछले साल, उसकी जो सीआर फॉर्मेशन की जो आज 81.300 पैसा फीस है, उस टाइम पे एक्सपैट वाली जो एलएलसी थी उसकी फीस थी 3250 रियाल। ये सिर्फ मिनिस्ट्री की फीस थी, 3250 ओमानी रियाल ओके सीआर की फीस थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सब कुछ इक्वलाइज कर दिया। जो ओमानी के लिए फीस है वही एक्सपैट के लिए फीस है, जो ओमानी 100% ओपन कर सकता है कंपनी वही ओमानी कर सकता है। तो अब यूएस, ओमानी, जीसीसी, एक्सपैट सब बराबर, ऑल आर वन, सारे के सारे जो है वो बराबर हो गए। एक और आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट जो है ओमानी को एम्प्लॉय रखने का बेनिफिट आपको बताता हूँ। बिल्कुल आप बिजनेस की जो कॉस्ट होती है उसमें मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है ना वो एक बड़ी कॉस्ट कंसीडर होती है। हर बंदा रखता है, हर बंदा मार्केटिंग कॉस्ट रखता है। मार्केटिंग क्यों करते हो आप? ताकि आपका जो भी बिजनेस है उसमें सेल्स जनरेट हो। बिल्कुल। ओमान के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? ओमानीज की, लोकल्स की। तो ओमान के अंदर मैंने अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, मंगवानी है, मैंने कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना है, मैंने कुछ भी करना है, मेरा मेन फोकस किस पे होगा? एक्सपैट पे होगा कि लोकल पे होगा? हमारी टारगेट मैंने पैसे किससे कमाने हैं? लोकल से। लोकल से कमाने हैं। अगर मेरे पास ओमानी एम्प्लॉय होगा, ठीक है, Okay. वो मार्केटिंग में मेरी कितनी हेल्प करेगा? क्योंकि आप एज अ एक्सपर्ट यहाँ पे आपको जानने वाले लोग होंगे 2, बिल्कुल ऐसे 4, 10, 20 ऐसे ही हो गया। वो जो ओमानी होगा वो तो यहीं का है ना, उसका तो अपना पूरा कबीला, पूरी कबीला है, गांव है, इलाका है, सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसका फ्रेंड सर्कल है, अपना सारा कुछ है। तो आप जब ओमानी को रखोगे ना, आपको ओमानी का बर्डन आपके ऊपर फील नहीं होना। ये तो हम खुद इसके विटनेस है कि हमें कितना ज्यादा इसका एडवांटेज होता है। आपका कार वॉश है, अब आपके कार वॉश पे कितने कस्टमर जो है सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वहां पे इब्राहिम का नाम साथ में है। अब इब्राहिम जिस कबीले से है उनको पता चलता है कि यार ये, क्योंकि ये लोग इनके कल्चर में है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरी चीज, आपने ओमानी रखा हुआ है, अगर आपके पास ओमानी नहीं होता, मिसाल के तौर पे आप कंपनी यहाँ पे बनाते हो, आपने किसी मिनिस्ट्री में जाना है, आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी काम के लिए जाना है, आपने म्यूनिसिपैलिटी जाना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जाना है, इमिग्रेशन जाना है, कौन जाएगा? आप नहीं जा सकते। आप क्या करोगे? आप किसी सनद वाले के पास जाओगे, वो अपने चार्जेस आप वो सनद वाला अपने चार्जेस लेगा, वो आपको वो काम करके देगा। आपके पास आप अगर कैलकुलेट करो ना ऑन एवरेज बिजनेस पे महीने के ये सनद और इस तरह के जो सर्विस चार्ज एक छोटे बिजनेस को लेके वन टाइम ही सर्विस चार्ज लेगा, परमानेंट तो आपके साथ जाएगा। ईच टाइम दे विल चार्ज 15 रियाल, 10 रियाल, महीने में 5-7 दफा भेजा आपने, 70-80-100 रियाल तो आपके पीआरओ की आपके एम्प्लॉइज के मेडिकल होने हैं, आपके एम्प्लॉइज के वर्क परमिट बनने हैं, आपके एम्प्लॉइज को हजारों किस्म के डिपार्टमेंट्स में काम है, वो कौन करता है? आपका पीआरओ, आपका ओमानी। तो जब आपके पास एम्प्लॉय है आपका, तो वो ये सारे के सारे वो काम करेगा, आप उधर से भी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। बिल्कुल कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। और ये बात वो बंदा बहुत अच्छे से समझ सकता है जो ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। हर बंदा बिजनेस कर रहा है यहाँ पे,
जो नए लोग हैं, जो नए क्लाइंट्स हैं, जिनको पास वो आधी आधी बात पहुंची है, वो एक परेशान हुए कि पता नहीं और क्या हो दूसरा, जाएगा। आपको म्यूनिसिपैलिटी में कोई काम है या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है, या आपकी किसी कंपनी को आपने मटेरियल दिया, सामान दिया या कोई सर्विस दिया, आपकी पेमेंट उसके पास है और पेमेंट डिले हो रही है, आप एक्सपर्ट हो, आप किसी हद तक जाके आगे प्रेशर उसको दे सकते हो, क्योंकि आपने क्लाइंट भी जाया नहीं करना। बिल्कुल ऐसे। रिकवरी करने के लिए वो मानी जाएगा, 100% रिकवरी करके 100% आएगा। रिकवरी हो जाएगी, यस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही होता है, हो तो जाएगी। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस को बेनिफिट जो करती ज़ाहिरी हैं। तौर पे शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप आपको पता चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो बंदा यहाँ पे बिजनेस के नजरिए से आ रहा है, और जो बिजनेस को समझता जो है, बिजनेस को समझता है, वो अगर उमानी को रखेगा, अगर ये रूल ना भी होता तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये मशवरा देता था, पहले खुद से कहता होता था कि यार आप एक आध उमानी एम्प्लॉई जरूर रखना, ताकि आपके बिजनेस की एक सिक्योरिटी, मार्केटिंग और ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक जो है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी और आपको ईज हो जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत आसानी हो जाएगी। फिराज भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है वो जो हंगामा बरपा था वो थम जाएगा। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिजनेस रिलेटेड ओमान में हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।